हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल टेक थ्रस्ट। इस वीडियो के माध्यम से हम देखने वाले हैं आरआरबी एएलपी का प्रैक्टिस सेट देखेंगे, जो कि आज का सेट होगा मेरा 26 नंबर सेट होगा। आपको जो है अप टू 30 सेट तक इस वीडियो के माध्यम से कराया जाएगा। आपको आज ही बता देते हैं हम कि आपको जो है इस वीडियो के माध्यम से अप टू 30 सेट तक कराया जाएगा, जो कि आप कंटिन्यू इससे बने रहें। और देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होता है 75 क्वेश्चन होता है, जिसमें हम जीके और जीएस के पोर्शन को करने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या हो जाएगा? फर्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा मेरा 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि मरुश्री के दौरान आयोजित की जाने वाली रेगिस्तानी शोभा यात्रा है। तो देखिए, रेगिस्तानी शोभा यात्रा क्या है? तो जैसलमेर डेजर्ट फेस्टिवल, हॉर्नबिल महोत्सव, उसके बाद गोवा कार्निवल, पुष्कर मेला। तो देखिए इसमें कौन सा हो जाएगा? तो इसमें हो जाएगा जैसलमेर डेजर्ट फेस्टिवल, जो कि आपको यह 4 दिवसीय वार्षिक कार्यक्रम है, जिसकी शुरुआत जो है रंगीन भव्य जुलूस के साथ किया जाता है। और जो है जैसलमेर डेजर्ट फेस्टिवल को, जिसे गोल्डन सिटी के मरु महोत्सव के रूप में भी इसको जाना जाता है, डेजर्ट फेस्टिवल को। हॉर्नबिल फेस्टिवल आपका नागालैंड में मनाया जाता है। अब पुष्कर फेस्टिवल आपको बता दें कि पुष्कर फेस्टिवल जो है कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष के 8वीं से शुरू होता है और पूर्णिमा तक जाकर के इसको समाप्त कर दिया जाता है। तो पुष्कर मेला, इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? जैसलमेर मेला हो जाएगा, जो कि 4 दिवसीय मेला होता है। इसको जिसे गोल्डन सिटी के रूप में भी मरु महोत्सव के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नामक संकीर्ण समुद्री प्रणाली श्रीलंका को भारत से अलग करती है। तो देखिए कौन सा करेगी? तो पाक जलडमरू मध्य जो है यही करेगी, भारत को श्रीलंका से अलग करेगी। और इसमें देखते हैं, आपको बताते हैं कौन सा, कि पाकिस्तान जो होता है, भारत एवं श्रीलंका पाक जल संधि के द्वारा जो होता है अलग होता है। तो देखिए अकॉर्डिंग टू मैप आप देखेंगे, अकॉर्डिंग टू मैप आप देखने की कोशिश करेंगे तो ये हो जाएगा आपका इंडिया, यहाँ पे जो है आपका श्रीलंका लगा हुआ है। तो यहाँ पे आपका कौन सा है? तो यहाँ पे तमिलनाडु है। जब यहाँ पे आपका तमिलनाडु राज्य हो जाएगा तो इसी के बीच में हो जाएगा आपका पाक जलडमरू मध्य है। और जो है भारत के तमिलनाडु एवं श्रीलंका के मध्य जो है आदम ब्रिज भी है, इसके बीच में जो है आदम ब्रिज है। और पंबन द्वीप जो है इसी ब्रिज का हिस्सा है। आदम ब्रिज की शुरुआत जो है धनुषकोडी नामक स्थान से शुरू किया गया था। और इन दोनों के बीच में कौन सा है? आदम ब्रिज है। आदम ब्रिज की शुरुआत जो है धनुषकोडी के स्थान पे किया गया था, नामक स्थान पे किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ग्राम पंचायत का गठन समानतः वर्ष के लिए होता है। तो देखिए ग्राम पंचायत का गठन जो होता है समानतः 5 वर्षों के लिए किया जाता है, जिसमें आपका 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत जो किया गया है। और आपको बता दें ग्राम पंचायत को संवैधानिक दर्जा भी दिया गया है। और 73वें संविधान संशोधन अभिपालन करने वाला प्रथम राज्य जो हो जाएगा आपका राजस्थान, मध्य प्रदेश हो जाएगा। और आपको बता दें कि संविधान के भाग 9 के अंतर्गत जो है 243 से लेकर के 243 के तहत जो है पंचायती राज से संबंधित प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोलना चाह रहा है कि द्रव बहते हैं। जब द्रव जो होता है, द्रव जैसे कि आप देखते होंगे पानी जो है बहते हैं, फ्लो करते हैं और आकृति बदलते हैं, वे दृढ़ नहीं होते हैं और इसलिए उन्हें और भी कहा जाता है। तो इसलिए उनको क्या कहा जाता है? तो तरल बोला जाता है। तरल मतलब कि लिक्विड बोला जाता है। इंग्लिश में इसको द्रव बोल सकते हैं, लिक्विड भी बोल सकते हैं आप, इसीलिए इनको जो है लिक्विड बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन कपड़े धोने के साबुन में फिलर के रूप में काम नहीं आता है? तो देखिए कौन सा फिलर के रूप में काम नहीं आता है? तो ग्लिसरॉल जो है यही फिलर के रूप में काम नहीं आता है। सोडियम सिलिकेट, बोरेक्स और सोडियम कार्बोनेट ये सभी जो है फिलर के रूप में काम आता है, बट ग्लिसरॉल जो है फिलर के रूप में काम नहीं आता है। ग्लिसरॉल का एक और नाम है, ग्लिसरॉल का कार्बनिक यौगिक है। यह तेल और वसा में पाया जाता है। तो ग्लिसरॉल जो है तेल में पाया जाता है और वसा में पाया जाता है। इसका नाम है ट्राईहाइड्रेट अल्कोहल भी इसका नाम है। ट्राईहाइड्रेट अल्कोहल भी इसका नाम है। किसका? तो ग्लिसरॉल का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे, मिलान करने वाला क्वेश्चन है कि माइटोकॉन्ड्रिया का क्या काम है? तो माइटोकॉन्ड्रिया का काम है एटीपी का निर्माण करना। तो ए का हो जाएगा आपका 4। तो देखिए ए का 4 हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं क्लोरोप्लास्ट का क्या काम है? तो क्लोरोप्लास्ट का क्या काम है? तो
प्रकाश का संश्लेषण हो जाएगा, तो बी का हो जाएगा आपका ए। तो बी का एक यहाँ पे दिया गया है, बी का एक यहाँ पे दिया गया है, एक यहाँ पे दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि राइबोसोम का काम क्या है। तो राइबोसोम का प्रोटीन संश्लेषण का काम करता है, तो सी का 2 हो जाएगा। तो सी का 2 देखेंगे, सी का 2 यहाँ पे दिया गया है और एक ऊपर में दिया गया है, लेकिन यहाँ पे जो है एक भी लेना है, ये भी दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं लाइसोसोम का काम क्या है। तो लाइसोसोम के अंतः कोशिकीय पाचन कहा जाता है, तो डी का 3 हो जाएगा। तो डी का 3 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भ्रूण और गर्भाशय के बीच संवहनीय संपर्क बनाने वाली संरचना को हम क्या कहते हैं। तो देखिए भ्रूण और गर्भाशय के बीच अगर संवहनीय संपर्क को बनाने वाली, तो शुक्र जनन नलिका तो नहीं हो जाएगा, और इसमें जो हो जाएगा आपका प्लेसेंटा जो हो जाएगा, जिसको हिंदी नाम अप्सरा बोलते हैं। इसके बारे में कुछ जानने की कोशिश करते हैं प्लेसेंटा के बारे में। तो प्लेसेंटा जो होते हैं गर्भाशय के बीच संवहनीय संपर्क बनाने के लिए प्लेसेंटा का यूज किया जाता है। प्लेसेंटा जो होता है 3 स्तर का बना होता है। फैलोपियन ट्यूब में निषेचन होता है, तो फैलोपियन ट्यूब यहाँ पे दिया गया है, तो इसमें निषेचन होता है। अब भ्रूण जो होता है गर्भ में पलता है। अब प्लेसेंटा के द्वारा एमोनोटिक जो होता है, एक होता है एमोनोटिक फ्लूइड होता है। एमोनोटिक फ्लूइड जो होता है किसमें, एमोनोटिक फ्लूइड प्लेसेंटा के द्वारा जो होता है एमोनोटिक फ्लूइड का स्राव होता है, जिसमें भ्रूण जो होता है डूबा होता है। तो देखिए एक गर्भ हो गया, इसमें अगर जब भ्रूण है तो एमोनोटिक फ्लूइड के कारण जो होता है एक गर्भ में डूबा रहता है। कौन सा, तो भ्रूण डूबा रहता है। अब प्लेसेंटा द्वारा माता का रक्त भ्रूण को ऑक्सीजन और पोषण तत्व की आपूर्ति करता है। तो प्लेसेंटा द्वारा जो होता है बच्चों को जो है पोषण तत्व दिया जाता है, और उसको जो है CO2 और यूरिया जो है वहाँ से वापस भी लिया जाता है। किसके द्वारा, तो प्लेसेंटा के द्वारा ही। और प्लेसेंटा द्वारा स्रावित एमोनोटिक फ्लूइड जो है बच्चों को जो है धक्का लगने से रोकता है। क्यों रोकता है, क्योंकि इसमें जो होता है फ्लूइड भरा रहता है। जिस कंडीशन में जो है इसको जो है धक्का लगने से रोक देता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानवों में निम्नलिखित में से कौन सा रोग वायु द्वारा फैल सकता है। तो देखिए वायु द्वारा फैलने वाला रोग कौन सा हो जाएगा, तो HIV जो है वायु द्वारा फैलता नहीं। ये जो होता है HIV जो हो जाएगा आप यौन संक्रमित बीमारी है। डेंगू जो हो जाएगा आपका मच्छर से बीमारी होता है, बट वायरस वाला बीमारी है। और घेंगा जो हो जाएगा आपका आयोडीन की कमी से होता है। और वायु द्वारा फैलने वाला रोग हो जाएगा आपका TB रोग जो हो जाएगा, जिसको हम यक्ष्मा बोलते हैं। इसका जो है साइंटिफिक नेम हो जाएगा ट्यूबरकुलोसिस हो जाता है, और इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोलना चाह रहा है। हाँ 25 को देखेंगे, अच्छे तरीक़ा से देखें, क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन इससे बनने वाले हैं। तो देखें क्या, तमिल भाषा को भारत की शास्त्रीय भाषा घोषित किया गया है। तो तमिल भाषा को भारत के शास्त्रीय भाषा 6 घोषित किया गया है। और आपको बता दें कि टोटल अगर भाषा की बात करते हैं हम, इसमें भारत के आधिकारिक तौर पर 8वीं अनुसूची में, किसमें, तो 8वीं अनुसूची में जो है 6 भाषाओं को, 8वीं अनुसूची में टोटल कितने भाषाएं हैं, तो 8वीं अनुसूची में टोटल 22 भाषाएं हैं। और 6 भाषाओं को जो है शास्त्रीय भाषा की दर्जा दिया गया है। वो 6 भाषाएं कौन से हैं, तो एक हो जाएगा आपका तमिल हो जाएगा, तमिल हो जाएगा, संस्कृत हो जाएगा, तमिल संस्कृत, कन्नड़ हो जाएगा, तेलुगु हो जाएगा, मलयालम हो जाएगा, और मलयालम के बाद हो जाएगा आपका उड़िया। वंस अगेन हम इसको अच्छा से लिखने की कोशिश करते हैं। तो 8वीं अनुसूची में जो होता है 6 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा की दर्जा दिया गया है। वो हो जाएगा आपका तमिल हो जाएगा, तमिल के बाद आप देख सकते हैं तमिल हो जाएगा, संस्कृत हो जाएगा, तमिल संस्कृत के बाद हो जाएगा आपका कन्नड़, तमिल संस्कृत कन्नड़, कन्नड़ के बाद देखेंगे हम तेलुगु, कन्नड़ के बाद तेलुगु के बाद मलयालम, अब मलयालम के बाद देखेंगे हम उड़िया। तो इसमें देखते हैं टोटल A to Z को देखने की कोशिश करते हैं। तो तमिल भाषा को जो है 2004 में दर्जा दिया गया है, संस्कृत भाषा को 2005 में दर्जा दिया गया है, और तेलुगु भाषा को जो है तेलुगु भाषा को देखते हैं इसमें कौन सा, तो तेलुगु भाषा को आपको दिया गया है
तेलुगु भाषा को 2008 में दर्जा दिया गया है, तेलुगु भाषा को, और मलयालम भाषा को 2013 में दर्जा दिया गया है, और उड़िया भाषा को जो है 2014 में दर्जा दिया गया है। तो इसको याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन जो है एग्जाम में देखने को आपको मिलते हैं कि तमिल भाषा को कब दर्जा दिया गया है। तो तमिल भाषा को आपको जो है 2004 में दर्जा गया है, संस्कृत भाषा को 2005 में दर्जा दिया गया है, तेलुगु को 2008 में दर्जा दिया गया है, मलयालम को 2013 में दर्जा दिया गया है, और उड़िया भाषा को 2014 में दर्जा दिया गया है। तो इससे क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं, और टोटल जो है 8 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। और अब भाषाओं की संख्या की टोटल भाषाओं की संख्या 8वीं अनुसूची में कितना है, तो 22 भाषा है। 22 में से 6 भाषा को जो है 6 भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोलना चाह रहा है कि योजना आयोग की स्थापना हुई थी, और योजना आयोग की शुरुआत जो है 1 अप्रैल 1951 से पहली पंचवर्षीय योजना 1951 के शुभारंभ के साथ हुई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 15 मार्च 1950, इसका आंसर हो जाएगा 15 मार्च 1950 हो जाएगा इसका आंसर। प्रथम योजना आयोग के अध्यक्ष हो जाएंगे जवाहरलाल नेहरू जो होते प्रथम योजना आयोग के अध्यक्ष थे। केंद्रीकृत नियोजन सर्वप्रथम यूएस सोवियत संघ के द्वारा जो है 1928 में लाया गया था। और इसमें आपको बता दें कि इसी का नाम चेंज करके 1 जनवरी 2015 को जो है योजना आयोग का नाम चेंज करके नीति आयोग लाया गया है। और नीति आयोग के भी अध्यक्ष कौन होते हैं, तो प्रधानमंत्री नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि श्री लाल बहादुर शास्त्री संस्कृत विद्यालय खाली स्थान दिया गया है में स्थित है। तो देखिए श्री लाल बहादुर संस्कृत राष्ट्रीय विद्यालय जो है न्यू दिल्ली में स्थित है। इसकी स्थापना जो है 1962 में किया गया था, और 1987 में जो है यूजीसी के अंतर्गत जो है इसको दर्जा प्राप्त हुआ है, और इसकी स्थापना 1962 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे यहाँ हम 33 नंबर, विकल्पों में सूचीबद्ध 4 प्रकाशनों में से 3 किसी प्रकार से संगत है और एक असंगत है। रीजनिंग का क्वेश्चन है। तो हिंदुस्तान टाइम्स सेम हो जाएगा, इंग्लिश में होता है। द इंडियन एक्सप्रेस भी इंग्लिश में होता है। द टाइम्स ऑफ इंडिया भी इंग्लिश में होता है, लेकिन आउटलुक जो है इंग्लिश में नहीं होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ईंधन एक अपस्फोटरोधी गुण बढ़ाने के लिए निम्न में से मिलाया जाता है। तो देखिए अपस्फोटरोधी गुण को बढ़ाने के लिए इनमें से किसका उपयोग किया जाता है, तो लेड नाइट्रेट और एथिल बोरोमाइड को किया जाता है, क्योंकि अपस्फोटरोधी गुण ये सभी में पाया जाता है। और पेट्रोल में आपको बता दें, अगर पावर पेट्रोल होता है तो पावर पेट्रोल में पेट्रोल के साथ अगर इथाइल अल्कोहल यूज किया जाता है तो उसको हम पावर पेट्रोल बोलते हैं। और जिसमें लेड नाइट्रेट एवं लेड ट्रेट एथिल और एथाइल ब्रोमाइड पाया जाता है, उस जो होता है उच्च किस्म का पेट्रोल होता है। ऑप्शन नंबर 34 का कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। 34 का कौन सा हो जाएगा, तो ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 नंबर क्वेश्चन 35 नंबर क्वेश्चन 35 क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल जो है परिणाम चुंबकीय फ्लक्स के समय के साथ होने वाले परिवर्तन के दर के बराबर होता है। तो यह कथन किसके द्वारा है, तो यह कथन फैराडे साहब के द्वारा बोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्षैतिज के नीचे वास्तव में डूबे जाने के बाद सूर्य कुछ समय तक दिखाई देता रहता है। तो ये किसके कारण होता है, तो देखिए कुछ समय तक अगर सूर्य दिखाई देते रहता है, डूब जाने के बाद भी अगर कुछ समय तक सूर्य दिखाई देने लगता है, तो लगभग 2 मिनट तक जो है दिखाई देते रहता है। तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, तो अब वायुमंडलीय अपवर्तन बोलते हैं। तो वायुमंडलीय अपवर्तन का कुछ हम उदाहरण देखते हैं। जैसे कि आप मछली को देखते होंगे, मछली पानी में तैर रही है तो वास्तविक ऊंचाई से ऊपर दिखाई देता होगा। तो मछली पानी में तैर रही है तो वास्तविक ऊंचाई से ऊपर दिखाई देता होगा। या किसी बाल्टी में अगर सिक्का गिरा हुआ है तो वो भी वास्तविक ऊंचाई से ऊंचा दिखाई देता है। या किसी छड़ को हम पानी में डालते हैं, पानी में डालने के कंडीशन में जो होता है आपका जो है टेढ़ा दिखाई देता है। तो ये भी किसके कारण होता है, अपवर्तन के कारण होता है। और इसमें देखते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन का कारण कौन कौन से होते हैं। तो प्रकाश के प्रकीर्णन को हम देख लेंगे। तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है चमकना होता है, हीरे का चमकना प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। रेगिस्तान में मरीचिका बनना प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही होता है। प्रकाश के प्रकीर्णन नहीं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ये सभी होता है। और कांच में आई दरार का चमकना भी प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें
किसी बल के कारण चंद्रमा चंद्रमा जो है पृथ्वी के चारों ओर वृत्ताकार कक्ष में घूमता है। तो देखिए चंद्रमा जो है किस बल के कारण था, अभी केंद्रीय बल इसका आंसर हो जाएगा। यांत्रिक बल को काट दीजिए, यांत्रिक बल इक्वल टू क्या होता है, यांत्रिक बल इक्वल टू क्या होता है, एक काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा आपका, काइनेटिक ये वाले मैकेनिकल फोर्स हो जाएगा। अब केंद्रीय बल जो हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक क्या होता है। तो देखिए किसी भी पदार्थ में देखिए P बराबर क्या होता है, F बाई ए होता है। P क्या है, P प्रेशर हो जाएगा, F जो हो जाएगा फोर्स हो जाएगा, A जो हो जाएगा आपका एरिया हो जाएगा। तो अगर किसी वस्तु पे आप दाब बढ़ाइएगा, दाब बढ़ाने पे अगर के दाब बढ़ाइएगा तो उसका गलनांक जो होता है घटने लगता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें हम क्वेश्चन नंबर 44 को देखेंगे। 44 क्या बोलना चाह रहा है कि हाल ही में अगस्त 2024 में फिजी के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कर्मेनेलिया ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से किसे सम्मानित किया गया है। तो देखिए आप मार सकते हैं कि नरेंद्र मोदी को भी मिला है फिजी का अवार्ड और द्रौपदी मुर्मू का भी मिला गया है। तो नरेंद्र मोदी को जो है इससे पहले अवार्ड मिल दिया गया है, लेकिन अगस्त 2024 इसमें डायरेक्ट लिख दिया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा द्रौपदी मुर्मू जो कि भारत के राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के किस देश के साथ जैविक उत्पादों के लिए पारस्परिक समझौता किया गया है। तो जैविक उत्पादों के लिए अगर पारस्परिक समझौता की बात करते हैं, हम जैविक उत्पादों के लिए पारस्परिक समझौता की बात करते हैं तो ये ताइवान के साथ किया गया है, जो कि आपका हो जाएगा 8 जुलाई 2024 को जो है इसके साथ समझौता किया गया है। ताइवान के साथ समझौता किया गया है जैविक उत्पादों के पारंपरिक समझौते के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका 52 नंबर क्वेश्चन, कौन सी जीव जो है संक्रमित रोगों के कारण होता है। तो देखिए कृमि जो होता है ये भी संक्रमित है, प्रोटोजोआ संक्रमित, किसी के प्रोटोजोआ जैसे कि मलेरिया वगैरह प्रोटोजोआ के संक्रमित होता है। वायरस जो हो जाएगा आपका जैसे खसरा बीमारी हो गया, टेटेनस बीमारी हो गया, ये सभी जो वायरस संबंधित बीमारी हो जाएगा। टेटेनस जीवाणु संबंधित बीमारी है, वायरस हो गया, खसरा हो गया, उसके बाद मेजल हो गया, ये सभी हो जाएगा, रूबेला हो गया। और इसमें कौन सा हो जाएगा A to Z जो ऑप्शन नंबर 52 का डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि R1 और R2 क्रमशः 400 वाट व 200 वाट के दो लैंपों के तंतुओं के प्रतिरोधक है तो समान वोल्टेज पर कार्य करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। तो इसका जो है रिलेशन बताने के बोला गया है। तो देखिए इसको हम बताने की कोशिश करते हैं। एक होता है P इक्वल टू V² फार्मूला होता है। हम इसको पिछले भी कई वीडियो में इसको सिद्ध कर चुके हैं हम। अब जब हम यहाँ पे देख लें कि P इक्वल टू V² हो जाएगा, V² हो जाएगा। तो देखिए P जो हो जाएगा आपका V जो तो है कांस्टेंट बोला गया है कि V कांस्टेंट है। इसमें देखिए V जो बोला गया है वोल्टेज पर कार्य करने के लिए डिजाइन किया गया है और समान वोल्टेज है, मतलब कि V जो हो जाएगा आपका यहाँ पे कांस्टेंट हो जाएगा। जब V कांस्टेंट हो जाएगा तो P जो हो जाएगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल R हो जाएगा। और जब P इन्वर्सली प्रोपोर्शनल यहाँ पे R दिया गया है तो इसमें देखिए P1 का वैल्यू R1 R2 का P1 का वैल्यू दिया गया है। P1 का वैल्यू कितना दिया गया है, P1 का वैल्यू दिया गया 400 वाट। यहाँ पे देखिए P1 का वैल्यू 400 वाट है, P2 का वैल्यू जो है 200 वाट है। तो उस कंडीशन में हम पुट करेंगे तो P1 डिवाइडेड बाई P2 हो जाएगा आपका कितना, P1 डिवाइडेड बाई P2 हो जाएगा आपका 400 वाट। P1 डिवाइडेड बाई P2 इक्वल टू हो जाएगा कितना, R2 डिवाइडेड बाई R1 हो जाएगा। यहाँ पे जब R2 डिवाइडेड बाई R1 हो जाएगा तो देखिए यहाँ पे इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे। R2 का वैल्यू P1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो P1 का वैल्यू यहाँ पे दिया गया है 400 वाट दिया गया है, यहाँ पे दिया गया है 200 वाट। तो 200 से 200 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से बचेगा 2 से 2 बचेगा। तो देखिए R2 इक्वल टू हो जाएगा 2R1 इक्वल टू 2R1 हो जाएगा। तो यही यहाँ पे आंसर हो जाएगा कि R2 इक्वल टू 2R1 इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर देखिए इसमें R2 इक्वल टू 2R1 हो जाएगा, R2 इक्वल टू 2R1 53 का C हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक वस्तु को ऊर्ध्वाधर 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंका जाता है, उड्डयन काल ज्ञात करें यदि वायु का प्रतिरोध जो होता है नगण्य होता है। तो इसका एक फार्मूला होता है, फार्मूला कौन सा हो जाता है, S इक्वल टू UT माइनस हाफ GT²। हाफ माइनस इसीलिए हुआ क्योंकि उसको ऊपर की ओर फेंका जा रहा है, गुरुत्व के विरुद्ध फेंका जा रहा है। जब गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध फेंका जाता है तो यहाँ पे माइनस लिया जाएगा। वही गुरुत्वाकर्षण के साथ फेंका जाता है, मतलब गुरुत्वाकर्षण की ओर फेंका जाएगा तो वहाँ पे कौन सा हो जाएगा, तो प्लस हो जाएगा। तो इसमें देखिए एस का मान जो होता है ये एस का नाम बोला गया है, उड्डयन काल ज्ञात करने के लिए ये नगण्य माना गया है। तो एस का मान यहाँ पे 0 हो जाएगा। UT का वैल्यू पुट कीजिए कि UT का वैल्यू कितना दिया गया है। U का वैल्यू यहाँ पे दिया गया है 20,
यहाँ पे हमको निकालना क्या है, हमारे यहाँ पे हमको टी निकालना है। तो यहाँ पे एक फार्मूला हो जाएगा यू टी इक्वल टू -1/2 माइनस, इसलिए हम इंडिकेट करेंगे क्योंकि नीचे आ रहा है। और यू टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, टी इक्वल टू यहाँ पे फार्मूला हो जाएगा 2g यू हो जाएगा। अब इसमें सब्स्टिट्यूट कर दीजिए 2 × 10 डिवाइडेड बाई 20, 2 × 10 डिवाइडेड बाई 2 × 20 डिवाइडेड बाई 10, इसको सब्स्टिट्यूट कर दीजिए तो कट जाएगा 2 से, तो 2 दूनी कितना हो जाएगा 4 सेकंड, यहाँ पे आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, न्यूक्लियस के बाहर डीएनए मिलता है। तो देखिए न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में मिलता है। माइटोकॉन्ड्रिया को जो हम पावर हाउस बोलते हैं, राइबोसोम को हम क्या बोलते हैं, प्रोटीन का फैक्ट्री बोलते हैं। और इसमें जो है गोल्जी क्या बोलता है, गोल्जी क्या जो होता है परिवहन का काम करता है। तो इसमें ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी पदार्थ के 1 मोल में मौजूद परमाणुओं या अणुओं की संख्या को क्या बोलते हैं। तो देखिए किसी पदार्थ के 1 मोल में मौजूद परमाणु या अणुओं की संख्या को हम एवोगाड्रो बोलते हैं। एवोगाड्रो संख्या का मान 6.022 × 10⁻23 मोल होता है। और द्रव्यमान संख्या यहाँ पे हो जाएगा आपका, द्रव्यमान संख्या इक्वल टू क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन यहाँ पे हो जाएगा आपका द्रव्यमान संख्या। और परमाणु संख्या जो होता है पी से इंडिकेट किया जाता है। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 62 क्या बोल रहा है कि भारत में किस दिन को कारगिल दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो भारत में जो है 26 जुलाई 1999 को 26 जुलाई 1999 को जो है ऑपरेशन विजय के तहत जो है पाकिस्तान के ऊपर जो है इंडियन आर्मी का जो है विजय प्राप्त किया था। किसके ऊपर, तो पाकिस्तान के ऊपर। ये बेवकूफ़ है ही ऐसा। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा सही हो जाएगा। 26 जुलाई 1999 को जो है पाकिस्तान के ऊपर इंडियन आर्मी के द्वारा जो है विजय प्राप्त किया गया था ऑपरेशन विजय के अंतर्गत। वही जो है कारगिल दिवस के रूप में 26 जुलाई को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 30 जुलाई से 1 अगस्त 2024 तक किस देश के प्रधानमंत्री 3 दिवसीय राजकीय यात्रा पे भारत आए हैं। तो देखिए कौन हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा वियतनाम की राजधानी हो जाएगा हनोई, करेंसी हो जाएगा डोंग। यहाँ के प्रधानमंत्री का नाम है आपका हो मिन चिन जो हो जाएगा यहाँ के प्रधानमंत्री का नाम है। और यही जो है इंडिया में आए थे। और वियतनाम की राजधानी हनोई डोंग हो जाएगा। जापान की राजधानी आपका टोक्यो येन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर देखिए 71 को स्क्रीन पे बनाना पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 72 नंबर क्वेश्चन कि मुक्त पतन का उदाहरण है। तो देखिए मुक्त पतन का उदाहरण कब होता है, जब जो होता है एक समान त्वरण वाली गति का जो होता है मुक्त पतन होता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा यहाँ पे सही हो जाएगा। 73 नंबर देखेंगे, फ्लोरीन किस में होता है, फ्लोरीन हड्डी में नहीं होता है। फ्लोरीन कहाँ होता है, तो दांत में होता है। आयरन जो होता है रक्त में, सही है हो जाएगा। कैल्शियम हड्डी में, सही हो जाएगा। मैग्नीशियम क्लोरोफिल में उपस्थित होता है, ये भी सही हो जाएगा। सोडियम के थ्रू जो है तंत्रिका आयोग, ये भी सही हो जाएगा। तो 2, 3, 4, 5 ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा सही हो जाएगा। अब फ्लोरीन जो होता है हड्डी में नहीं दांत में यूज होता है। फ्लोरीन जो होता है दांत में फ्लोरीन और कैल्शियम का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे ग्लूकोज का एक अणु जो होता है, ग्लूकोज का एक अणु एंजाइम उत्प्रेरक श्रृंखलाओं की अभिक्रिया द्वारा पायरुविक अम्ल के 2 अणु में टूट जाते हैं। इस प्रक्रिया को हम क्या बोलेंगे, तो इस प्रक्रिया को हम ग्लाइसोलाइसिस बोलते हैं। क्रेब्स चक्र किस में होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में क्रेब्स चक्र होता है। इस प्रक्रिया को हम ग्लाइसोलाइसिस बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर 74 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उपयुक्त आकृति का प्रकाश जब किसी धातु पृष्ठ पर डाला जाता है, तो उपयुक्त आवृत्ति का प्रकाश जो है किसी धातु के पृष्ठ पर डाला जाता है। इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है, तो उस प्रक्रिया को हम क्या बोलेंगे, तो उस प्रक्रिया के हम प्रकाश विद्युत उत्सर्जन बोलते हैं। 75 का यहाँ पे सी हो जाएगा। इसी तरह से जो है टोटल जो है 75 क्वेश्चन समाप्त होता है। आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि आपका लास्ट जब एग्जाम चल रहा है तो इसके थ्रू जो हो जाएगा अभी 26 हो जाएगा। 4 सेट और रिमेनिंग बचा हुआ है, तो इसको जो है पूरी तरह से कंप्लीट 30 सेट तक कंप्लीट करा दिया जाएगा। आप इससे कंटिन्यू बने रहें। आपको बता दें कि हमारा जो टेलीग्राम चैनल है कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक पिन किया गया है, आप उससे ज़रूर जुड़ें और अपना बेनिफिट उठाएं। थैंक यू।